नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के एक बहुत ही मजेदार और हाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर की लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइट और रिफ्लेक्शन क्या है। फिर हम स्फेरिकल मिरर्स की दुनिया में जाएंगे, उनसे इमेज कैसे बनती है ये देखेंगे और फिर मिरर फॉर्मूला से जुड़े कैलकुलेशंस भी करेंगे। और आखिर में हम रिफ्रैक्शन के फिनोमेना को समझेंगे। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत गहरे सवाल से कि आखिर हम अपने आसपास की चीजें देख कैसे पाते हैं। इसका जवाब, जैसा कि आप जानते हैं, लाइट में ही छिपा है। जरा सोचिए, अगर आप एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में हैं तो क्या कुछ दिखाई देता है? नहीं, राइट? लेकिन जैसे ही एक बल्ब जलता है, सब कुछ साफ साफ नजर आने लगता है। तो ऐसा होता क्यों है? वो इसलिए क्योंकि चीजें अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, और वही रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हमें वो चीज दिखाई देती है। और हाँ, एक बात तो हम सबने नोटिस की है कि लाइट जो है ना, वो हमेशा सीधी लाइन में चलती है। इसी वजह से अगर कोई अपारदर्शी मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट उसके रास्ते में आ जाए तो उसकी एक शार्प शैडो बनती है। और लाइट के इस सीधे रास्ते को हम कहते हैं रे ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की किरण। लेकिन अब यहाँ एक मजेदार ट्विस्ट है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा छोटा हो तो लाइट उसके किनारों से थोड़ा सा मुड़ जाती है। इस फिनोमेनन को कहते हैं डिफ्रैक्शन। इसके बारे में और डिटेल में आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो चलिए अब इस चैप्टर के पहले बड़े टॉपिक पर आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सीधे शब्दों में कहें तो ये तब होता है जब लाइट किसी चमकदार सतह जैसे कि एक शीशे से टकराकर वापस लौट आती है। और हाँ, रिफ्लेक्शन के ये दो नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। और दूसरा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। और ये याद रखिए, ये नियम हर तरह की रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लागू होते हैं, चाहे वो फ्लैट हो या कर्व्ड। प्लेन मिरर तो हम सब हर रोज इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि उसमें जो इमेज बनती है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है, मतलब सीधी और आभासी। साइज ऑब्जेक्ट के बराबर होता है और हाँ, वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। ओके, प्लेन मिरर तो समझ आ गया, लेकिन क्या होगा अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्लैट ना हो बल्कि कर्व्ड हो, घुमावदार हो? चलिए इसे समझने के लिए एक बहुत ही कॉमन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं। घर में एक नई चमचमाती हुई स्टील की चम्मच तो होगी ही, बस वही है हमारी लैब। ये सिंपल सी एक्टिविटी हमें दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बताएगी। कभी चम्मच के अंदर वाले हिस्से में अपना चेहरा देखा है और फिर चम्मच को उल्टा करके बाहर वाले हिस्से में? हाँ, तो चम्मच का जो अंदर की तरफ धसा हुआ हिस्सा है ना, वो काम करता है कॉनकेव मिरर की तरह, और जो बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा है वो काम करता है कॉन्वेक्स मिरर की तरह। है ना बढ़िया एग्जाम्पल? अब इन मिरर्स को साइंटिफिकली समझने के लिए कुछ जरूरी टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है, जैसे पोल क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं ताकि आगे कोई कंफ्यूजन ना हो। ये एक्टिविटी तो कमाल की है और ये कॉनकेव मिरर की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी को दिखाती है। वो ये कि कॉनकेव मिरर लाइट की पैरेलल किरणों को एक जगह इकट्ठा कर सकता है, मतलब कन्वर्ज कर सकता है। इतना कि कागज में आग भी लग सकती है। तो कागज पर वो जो छोटा सा बहुत ही ब्राइट स्पॉट बना था ना, वही है प्रिंसिपल फोकस। और मिरर के पोल से उस फोकस तक की दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। ये दोनों टर्म्स न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रहा एक सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। R=2F, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है। इसे बिल्कुल मत भूलना। ओके, थ्योरी तो हो गई। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, रे डायग्राम्स। अब हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ कुछ लाइनें खींचकर हम ये पता लगा सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर से इमेज कहां और कैसी बनेगी। और घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें सिर्फ ये 4 सिंपल से रूल्स याद रखने हैं। और अच्छी बात यह है कि किसी भी इमेज को बनाने के लिए हमें इनमें से सिर्फ कोई भी 2 रूल्स की जरूरत पड़ती है ना? आसान। ये देखिए, ये पहला और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला रूल है। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद या तो फोकस से गुजरेगी कॉनकेव मिरर में, या फोकस से आती हुई लगेगी कॉन्वेक्स मिरर में। चलिए अब इन रूल्स को एक्शन में देखते हैं। इस एक डायग्राम में कॉनकेव मिरर के लिए वो सारे 6 केसेस दिखाए गए हैं जो पॉसिबल हैं।
चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। और ये टेबल, ये तो बोर्ड एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ये उन सभी 6 केसेस की समरी है। इसमें बताया गया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखने पर इमेज कहाँ बनेगी, उसका साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा। इस टेबल को अच्छे से समझकर याद कर लेना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत कॉमन सवाल का जवाब जान लेते हैं जो एग्जाम में अक्सर आता है। गाड़ियों में रियर व्यू मिरर के तौर पे हम कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसके 2 कारण हैं। एक तो ये हमेशा सीधी इमेज बनाता है और दूसरा ये हमें बहुत बड़ा व्यू एरिया दिखाता है। देखो, रे डायग्राम बनाना तो ठीक है, लेकिन अगर हमें बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन करनी हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला। और फॉर्मूला सही से यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले साइन कन्वेंशंस को समझना होगा। ये बहुत क्रिटिकल है। तो ये है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। सिंपल है, इसे ऐसे समझो। मिरर के पोल को ओरिजिन 0 मान लो। अब जो भी डिस्टेंस लेफ्ट में मापोगे वो नेगेटिव होगा, जो राइट में मापोगे वो पॉजिटिव। जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है वो पॉजिटिव और जो नीचे है वो नेगेटिव। बस। और ये है हमारा मास्टर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। 1/v + 1/u = 1/f। ये एक कमाल का टूल है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f को एक ही इक्वेशन में जोड़ देता है। इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। ये हमें 2 चीज़ें बताता है। पहला, इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी या छोटी है, और दूसरा, उसका नेचर क्या है। अगर m नेगेटिव है तो इमेज रियल और इन्वर्टेड है, और अगर m पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है। इसका भी एक फॉर्मूला है, m = -v/u। चलो, अब थ्योरी बहुत हो गई। इन फॉर्मूलों को असल में कैसे इस्तेमाल करना है, ये समझने के लिए आपकी टेक्स्ट बुक का ही एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे साइन कन्वेंशन के हिसाब से सही साइन के साथ लिख लो। जैसे यहाँ मिरर कन्वेक्स है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r पॉजिटिव होगा, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है तो u नेगेटिव होगा। तो जब हम फॉर्मूला में ये सारे वैल्यूज डालते हैं तो हमें v की वैल्यू मिलती है +1.15 मीटर। अब यहाँ प्लस साइन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इमेज मिरर के पीछे बन रही है और वो वर्चुअल और इरेक्ट है। देखा, कितना आसान है। तो रिफ्लेक्शन का टॉपिक तो हमने अच्छे से कवर कर लिया। अब इस चैप्टर के दूसरे बड़े फिनोमेनन पर चलते हैं, रिफ्रैक्शन। यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है तब क्या होता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने ये तो देखा ही होगा कि पानी के गिलास में रखी पेंसिल मुड़ी हुई क्यों दिखती है। इसका कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट की स्पीड हवा में अलग होती है और पानी में अलग, और इसी स्पीड के चेंज होने की वजह से वो मुड़ जाती है। ये ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट रिफ्रैक्शन को बहुत अच्छे से समझाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लाइट की रे जब हवा से ग्लास में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और जब वापस ग्लास से हवा में निकलती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। बिल्कुल रिफ्लेक्शन की तरह रिफ्रैक्शन के भी 2 नियम हैं। पहला तो वैसा ही है कि तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, लेकिन दूसरा नियम, जिसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, बहुत खास है। ये कहता है कि साइन I और साइन R का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होता है। और स्नेल्स लॉ में वो जो कांस्टेंट था ना, उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बेसिकली हमें बताता है कि कोई मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंस है, मतलब वो लाइट को कितना ज्यादा मोड़ेगा। इसका एक और फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीख लिया है। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं कि वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत मायने रखती हैं। देखिए, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं, और उनमें पूरे मार्क्स लाने का एक ही सीक्रेट है, साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझना और मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को सही से अप्लाई करना। अगर आपने ये कर लिया तो कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होगा। तो इन पर खूब प्रैक्टिस कीजिएगा।